रामनवमी पर दो समुदायों के बीच में हिंसा के 3 दिन बाद बिहार शरीफ में सद्भावना मार्च निकाला गया है, जहां पर हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग सद्भाव बनाए रखने के लिए सड़कों पर निकले हैं। इस मार्च के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार शरीफ में हालात नियंत्रण है, शहर में सामान्य हालात बहाल होने लगे हैं। हालांकि शहर में धारा 144 जो है वो अभी भी लागू है। बाजार 2 बजे तक खुले रखने की अनुमति है। बिहार शरीफ का ताजा हालात जानने के लिए हम आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंसा में झुलस गया है बिहार, इफ्तार पार्टी में है नीतीश कुमार और पीएम दावेदारी का पोस्टर जो है वो भी लगा है। हम बिहार वाले हर कदम आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है, ऐसा पोस्टर जो है वो लगाया गया है जेडीयू की तरफ से। और 3 तस्वीरें, सियासत भी इसमें है, धार्मिक एंगल भी है और जो कुछ गलतियां हुई हैं उसे सही करने की कोशिश जो है वो भी यहां पर नजर आ रही है। तो 3 तस्वीरें, बिहार हिंसा में झुलसा हुआ है। बिहार शरीफ में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था, बाद में पुलिस का फ्लैग मार्च निकला, गोलीबारी भी उसके बाद हुई, लेकिन इन सबके बीच में अब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में और उधर उनकी दावेदारी का पोस्टर। एक तरफ हिंसा की आग में झुलसे बिहार के शहर, उधर लाल किले का सपना। दंगा रोकने में नाकामी का आरोप झेल रहे नीतीश कुमार एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, जिनकी तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है और लिखा है कि देश को आपका इंतजार है। और अब इसी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि बिहार झुलस रहा है और ऐसे में जेडीयू के नेता जो हैं वो ये पोस्टर जारी कर रहे हैं सियासत चमकाने के लिए, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने के लिए, बनने के लिए। और इन तस्वीरों को लेकर फिलहाल चर्चाएं तेज हो गई हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक इफ्तार पार्टी की तस्वीर जहां पर टोपी लगाए नीतीश कुमार जो हैं वो नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर खालिद अनवर का वो पोस्टर जिसमें लिखा गया कि हम बिहार वाले हर कदम पर आपके साथ हैं और देश को आपका इंतजार है। ये पोस्टर लगाया गया और इधर लाल किला बनाकर वहां पर नीतीश कुमार का इफ्तार जो है वो किया गया है। इफ्तार में उन्हें बुलाया गया। पीछे बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो लाल किला जो है वो बनवा दिया गया है, यानी लाल किले वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और क्योंकि राजनीति में संकेतों के मायने बहुत होते हैं, लिहाजा इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। लाल किला क्या है? मोहब्बत की अलामत है, अपने राष्ट्रवाद की अलामत है, देश की ताकत की अलामत है। और नीतीश कुमार जी जहां बैठे, लाल किला के नीचे बैठे, तो ये तो मैसेज साफ साफ देना है समाज के लोगों को कि नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं उसी विचारधारा की उपज और पनप लाल किला है। और देश में यही विचारधारा चलेगी, आपसी भाईचारे की, मोहब्बत की और लोगों के मेल जोल की, इसी को दर्शाया गया। नीतीश बाबू अब बूढ़े हो गए, बीमार भी हमको लग रहा है वो हो गए, क्योंकि रोम जल रहा था। और आप सारी स्थिति को समझते हैं कि बिहार पूरी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है और ये लोग जब तुष्टीकरण में आए इसलिए पूरा मामला कोलैप्स किया। जब तक तुष्टीकरण नहीं था तब तक आप देखते थे यही नीतीश कुमार जी रूल ऑफ लॉ के प्रतीक थे। आज पूरी तरह फेल्योर होने का कारण यही है कि शासन कार्रवाई नहीं करना चाहती है, कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बड़ा तेज हो चला है बिहार के सियासी घटनाक्रम पर। मेरे सहयोगी श्वेता सिंह ने बीजेपी के सीनियर नेता पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर पर खड़ा हुआ विवाद। मैं इस समय पटना में हूं और रविशंकर प्रसाद जी जो कि अपने क्षेत्र के ही आकलन के लिए यहां पर आए हुए हैं, आपको ये परिस्थितियां परेशान कर रही हैं, लेकिन क्या उससे ज्यादा बीजेपी को नीतीश कुमार की वो तस्वीर परेशान कर रही है इफ्तार पार्टी की? देखिए, नीतीश कुमार की उदासीनता मुझे परेशान करती है। नीतीश कुमार ये एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए?
आप जाइए, इफ्तार करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं श्वेता जी आपका अभिनंदन करूंगा, मैंने आपकी सारी कवरेज देखी है, जो महिलाओं की पीड़ा आपने बताई है, जो वहां के लोगों का दर्द आपने बताया है। नीतीश कुमार जी, नालंदा आपका क्षेत्र है ना, वो दर्द को थोड़ा सा लगाना था मलहम ना। कहां है आप? और ससुराल में भी नहीं गए, बम फूट रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जाता है, लोगों को आश्वस्त करता है, तो उससे मलहम लगता है, चीजें शांत होती हैं। लेकिन ये तो कमाल की बात है। और तेजस्वी जी कहां है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। नीतीश बाबू, ये आप दावते इफ्तार में नहीं गए, ये इफ्तार से आपने बहुत गलत मैसेज दिया कि रामनवमी मनाने में कठिनाई होगी, ढेले चलेंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और आप दावते इफ्तार मना रहे हैं। यह भी आपके, मैं नीतीश कुमार जी को छोड़ता हूं, वो सोचते क्या इस मामले को लेकर। नीतीश कुमार ने तो बहुत इशारों में कह दिया कि इधर उधर कुछ हो सकता है, सीधा सीधा इस सांप्रदायिक हिंसा को नहीं देखा जाए। और बीजेपी पर इशारा कर रहे हैं कि 2024 के चुनावों को देखते हुए आप लोग एक एजेंडा सेट करने की कोशिश। अच्छा, मुझे ये बताइए, एजेंडा की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार मैदान में कहीं नहीं रहेंगे, वो 24 की बात 24 में रखी जाएगी। लेकिन नीतीश बाबू, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? एक सवाल जो श्वेता जी आपने नालंदा में उठाया बिहार शरीफ में, उससे मैं अपने तरीके से रखूंगा। पिछले साल आपकी पुलिस सख्त थी, तो उस पारंपरिक तनाव भरे इलाके में कुछ नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं थी? और बड़ा सवाल है श्वेता जी, क्या बिहार के लोगों को, सासाराम के लोगों को, आपके नालंदा के लोगों को और बंगाल के लोगों को रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है या नहीं? क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं पुलिस सख्त होती, लेकिन सवाल इधर उधर का नहीं है, सवाल वोट बैंक का है। और मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रयोग करूं श्वेता जी, एक तरफ उन्होंने कहा संतुष्टिकरण, सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ तुष्टिकरण। आपको भी इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल दिख रहा है? कुछ लोग इतने बेखौफ क्यों हो जाते हैं, और उनकी बेखौफ होने की बात मैं क्या कहूं, आपने फील्ड पर देखा है और आपने दिखाया है उन पीड़ित महिलाओं को जिनके पुरुष गायब हैं, बच्चे गायब हैं, कोई मारा गया है, उनके दर्द को आपने दिखाया है। नीतीश कुमार क्या वो दर्द देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को जरूरत है जाकर के समझाने की। तो वो कहते हैं कि 38 जिले हैं, आप लोग 2 जिले को देखकर कह रहे हैं कि बिहार जल रहा है। राइट कहां हुआ है? मतलब अगर ये उनका कहना है तो नीतीश बाबू, आपकी संवेदनहीनता मुझे तरस आता है। आप तो जमीन नेता का दावा करते हैं ना, 18 साल से मुख्यमंत्री है ना। अरे एक गांव में दंगा हो तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, यह होता है मुख्यमंत्री का जज्बा। लेकिन कुर्सी के लिए तो नीतीश बाबू कहीं भी जाने को तैयार है ना, समस्या ये है। और ये पूरा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आप ही की बात को दोबारा कह रहा हूं श्वेता जी, पिछले साल उसी रूट पर रामनवमी पर कोई परेशानी क्यों नहीं हुई बिहार शरीफ में? क्योंकि पुलिस सुरक्षा थी, कुछ नहीं हुआ। इस बार दंगाई बेखौफ हैं कि उनको मालूम है हम कुछ भी करें, वोट के लिए सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, ये समस्या है। ये चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी तो त्योहार चल ही रहे हैं, अभी हनुमान जयंती भी आएगी जिस पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। आपको लगता है, आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था दुरुस्त रहे तो इस तरह की चीजें बच सकती हैं? बिहार सरकार से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, ये जो हिंदुस्तान का समाज का ताना बाना है ना, यहाँ रामनवमी भी होती है, हनुमान जयंती भी होती है, शिवरात्रि भी होती है, ताजिया भी निकलता है, मुहर्रम भी होता है, सब कुछ होता है ना। चर्च में भी लोग जाकर के क्रिसमस में अपने पूरे भजन गाते हैं जो उनके अपने सब कुछ हैं। ये सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, कहते हैं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अब आपको सुनवाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे विषय पर क्या कह रहे हैं।
तो आपको हम बता दें कि बिहार के 2 जिलों में जिस तरह से हिंसा हुई उसको लेकर बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार पर हमलावर है और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार संवेदनहीन हैं, जो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं ऐसे वक्त पर जब पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। संदेश एक ही है, सेकुलर दुकान में कम्युनल पकवान। अब जब सेकुलर दुकान में कम्युनल पकवान की जो लोग दुकानें चला रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके राज्य में किस तरह की उद्दंडता, किस तरह की अराजकता, किस तरह की सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से बेखौफ होकर के दंगाई और दबंग जो है वो आम लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की, तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की क्या है कि फैशन हो गया है कि चेहरे पे तो कम्युनल क्राइम का कलंक और गले में सेकुलर सुरमा का सर्टिफिकेट, ये जो है वो दिखा करके दिखाना की कोशिश करते हैं कि साहब हमसे ज्यादा कोई सेकुलरिज्म का सियासी सुरमा है नहीं। तो ये तो बात बीजेपी की तरफ से हो गई, लेकिन आरजेडी इस पर क्या कह रही है? शक्ति यादव प्रवक्ता है आरजेडी के, उनकी तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आया है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। और आज का जो ये यात्रा देख रहे हैं ना, ये सद्भावना है, लोगों में एकता का प्रतीक है, उन्माद पर सद्भावना की जीत का प्रतीक है और पूरी कोशिश सब लोगों की है। क्योंकि शरारती तत्व किसी धर्म के मानने वाले नहीं होते, वो तो शरारत कर जाते हैं, लेकिन ये जो धरती है ज्ञान की धरती है, सद्भावना की धरती है। मुझे आश्चर्य होता है कि शरारती तत्वों के उपद्रव को कुछ लोग कॉमनल करार देते हैं। कॉमनल तो बड़ोदरा में भी हुआ, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मध्य प्रदेश में भी हुआ, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। हम पूरी सरकार यहाँ शांति सद्भावना को लेकर के निरंतर प्रयासरत है और एक बात पूरे डंके की चोट पे सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं होगा। जो भी शरारती तत्व की संलिप्तता इसमें आएगी वो पाताल में भी होंगे तो उनको खोज करके उन्हीं जगह भेजा जाएगा जहां उनके लिए जगह सुरक्षित है। ये धरती ज्ञान का, शांति का प्रतीक की धरती है। दुनिया को ज्ञान का संदेश इस धरती ने दिया है। तो आज सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि सभी धर्म के मानने वाले लोग लामबंद हैं और सबके चेहरे पे एक ही उनका भाव है कि एक सामाजिक सौहार्द जो हमारा पहले से था वो बना रहे। तो यहां पर अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है, लेकिन जिस इफ्तार में नीतीश कुमार गए थे वहां पर लाल किला बैकग्राउंड में था और जेडीयू दफ्तर के बाहर एक तस्वीर लगा दी गई है उन्हीं खालिद अनवर की तरफ से, जिनके इफ्तार में नीतीश कुमार पहुंचे थे। लिखा है कि हम बिहार वाले हर कदम पर आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है। और इसके पीछे तर्क उन्होंने दिया कि ये लाल किला शांति का, सद्भावना का, सेकुलरिज्म का प्रतीक है और बीजेपी इसको अलग तरीके से ले रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री का ख्वाब है और सेकुलरिज्म की आड़ में कम्युनलिज्म की बौछार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाल किले तक पहुंचने वाली पोस्टर को लेकर के जो बिहार में राजनीति गर्म है, उसके बीच आपको हम जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार की कई होर्डिंग्स और पोस्टर्स और तस्वीरें नजर आती हैं। लेकिन उसके बीच एक बैनर और पोस्टर जो है वो नया है और इस तरफ सबका ध्यान जा रहा है, क्योंकि इसी में नीतीश कुमार के लिए वो मैसेज है कि देश आपका इंतजार कर रहा है। और नीतीश कुमार की तस्वीर है, साथ में लाल किला को दिखाया गया है और जो इफ्तार के मौके पर यही तस्वीर, मतलब इसी तरह का एक बैकड्रॉप जो है वो नीतीश कुमार के पीछे बना हुआ था, जिसको लेकर के बाद में बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू किया। लेकिन ये जेडीयू दफ्तर के बाहर भी पोस्टर और बैनर जिसमें नीतीश कुमार के साथ लाल किले को दिखाया गया है, मैसेज दिया गया है कि हम बिहार वाले हर कदम आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के 2024 में जो विपक्षी एकजुटता को लेकर करके नीतीश कुमार मुहिम चला रहे हैं, उसको लेकर के जेडीयू की तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। और ये पोस्टर कहीं और नहीं लगा है, जो जेडीयू कार्यालय है वहां पे लगा है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में एक सियासी उबाल देखने को मिल रहा है फिलहाल। और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि नीतीश कुमार
क्या बिहार की चिंता छोड़ करके अपने मिशन 2024 के लिए केवल राजनीति करते नजर आ रहे हैं। इधर आगे बढ़ते हैं। बिहार शरीफ से आज एक सुकून वाली तस्वीर भी सामने आई है। 3 रोज पहले जो शहर सुलग रहा था, वहां आज हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर एक सद्भावना रैली निकाली है। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, शांति बनाए रखने की अपील की। दोनों समुदाय के बड़े नेता इसमें शरीक हुए। हम आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब पूरे शहर में सद्भावना किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से सौहार्द का माहौल कायम किया जाए, उसको लेकर आज शहर में सद्भावना मार्च निकाली गई है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पुलिस आगे आगे चल रही है, वहीं हिंदू हो या मुसलमान, सभी समाज के लोग यहाँ एकजुट होकर एक साथ इस सद्भावना मार्च में शामिल हुए हैं, ताकि शहर में एक बार फिर से सांप्रदायिक माहौल जो है वो ठीक किया जा सके और सौहार्दपूर्ण माहौल वो कायम किया जा सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सद्भावना मार्च जो निकाली जा रही है, इससे क्या फायदा होगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सर, ये सद्भावना मार्च आप लोगों ने निकाली है, एसपी साहब, क्या इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी कोशिश है कि शहर वापस शांतिपूर्वक रहे, है ना। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जैसा जी रहे थे वैसा जिए, और जो र्यूमर फैल रहा है उसको रोकने का प्रयास है, समाज को जोड़ने का प्रयास है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब समाज जो है वो प्रशासन को सहयोग करेगा। तो प्रशासन के सहयोग के लिए समाज जो है आज सामने आया है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में शांति व्यवस्था पुनः जैसी थी वैसी बनाए रखें। और कुछ मंत्री भी यहाँ पर, जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, सद्भावना मार्च की जरूरत आज क्यों पड़ी है, बताइए। समाज में शांति, सद्भाव, प्रेम के लिए तो ये सब जरूरी होता है ना, यही से फायदा होगा। दिलों को जोड़ने की जरूरत है। थोड़ा दिल में दरार पड़ गई है, इसी से जुड़ जाएगा दिल, इसी से जुड़ेगा, लोगों में एतमाद बहाल होगा, भरोसा आएगा, जो शक पैदा हो गया वो शक दूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज में पश्चिम बंगाल की। बंगाल में भी बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हुगली के रिसडा में हंगामा पथराव देखने को मिला। उधर बीजेपी ने हुगली के श्रीरामपुर में आज धरने कार्यक्रम बनाया, इसके लिए मंच लगाया, लेकिन पुलिस ने मंच ये कहकर हटा दिया कि धारा 144 लगी हुई है। श्रीरामपुर थाना इलाके में धारा 144 लगी है। रिसडा में पहले से ही धारा 144 है। इस बीच बंगाल पुलिस ने श्रीरामपुर के बीजेपी के धरना मंच को हटा दिया। बीजेपी नेता वहां धरना देने वाले थे। इस वक्त हुगली के रिश्रा में है, जहां पर रिश्रा का 4 नंबर रेलवे गेट, ये बहुत बिजी एक रेलवे रूट है जो रिश्रा, उत्तरपाड़ा, इन जगहों को चंदन नगर की तरफ ले जाता है। कल करीबन 3 घंटे के लिए रेल रोका गया था, ताकि जब यहाँ पर जब झमेला हो रहा था, जब बवाल मचा था, तब ताकि किसी को नुकसान ना हो, रेलवे के प्रॉपर्टी पे नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को कुछ ना हो, इसीलिए 3 घंटे के लिए ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया था। यहाँ पर स्थिति अभी जो रेमनेंट्स है कल रात के कांड के, वो अभी तक दिख रहे हैं। यहाँ पे पत्थर हैं, कुछ चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया, कुछ चीज़ों को शायद जलाया भी गया है। एक पंखे का बाई पार्ट है जिसको शायद तोड़ा गया फिर जलाया गया, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे कल रात को जो हुआ था, यहाँ पे कांच के बहुत सारे पार्ट्स है जो देखने में आ रहे हैं कि शायद किसी ने यहाँ पे कुछ फोड़ा होगा, बोतल या क्या, शायद इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा क्या हुआ था यहाँ पर, किसने ये झमेला किया। अभी तक इस पे कोई बातचीत या फिर कोई स्टेटमेंट पुलिस के तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है नहीं। फिलहाल रेल लाइन जो है वो नॉर्मल सी यहाँ पे चल रही है। रेलवे फिर से मूव कर रही है। ये ट्रेन कोलकाता की तरफ जाता है और यहाँ पर रेलवे पुलिस के तरफ से यहाँ पे फोर्स है मेरे दाएं और बाएं यहाँ पे एकदम गियर में, ताकि अगर कोई सिचुएशन खराब हो तो उसको काबू किया जाए। स्थिति फिलहाल यहाँ पे शांतपूर्वक है, यहाँ पे शांति है।
लेकिन कल रात की जो घटना घटी इसी 4 नंबर गेट के पास, गेट के सामने रादर, इनके पीछे किसका हाथ था ये अभी तक किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन ही शायद बता पाएगा कि आखिर कल रात यहाँ पे हुआ था क्या। स्थिति यहाँ की ठीक ठाक है फिलहाल। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, हुगली। तो हम आपको बता दें कि श्रीरामपुर में जिस जगह बीजेपी का धरने वाला मंच हटाया गया वहां का भी जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लेकिन अब खबर आ रही है कि गवर्नर जो हैं माफ कीजिए कोलकाता के वेस्ट बंगाल के, वो फिलहाल हुगली की तरफ रुख कर चुके हैं और वो जाकर जायजा लेने जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर फिलहाल हुगली की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी पक्षपात कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में राज्यपाल यहां जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो भी यथास्थिति है उसका वो जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ हैं। हुगली में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। और फिलहाल जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि हुगली, जहां पर पत्थर अभी भी नजर आ रहे हैं, जांच जो है वो जारी है। लेकिन तस्वीर देखिए आप, ये जो पत्थर हैं ये उस दौरान के हैं जब यहां पर हिंसा हुई थी। और अब इसका जायजा लेने के लिए खुद गवर्नर जो है वो हुगली जा रहे हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुपम, थोड़ी देर पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर हुगली में ग्राउंड जीरो के क्या हालात थे और कैसे अभी भी निशानियां मौजूद है उस हिंसा की जो यहां पर हुई थी, किसने की, क्या की, जांच का विषय। लेकिन गवर्नर के जाने के मायने क्या निकाले जाए? जी देखिए, गवर्नर सीवी आनंद बोस का लंबा दौरा था, दार्जिलिंग दौरा, लेकिन उन्होंने अपने दौरे को छोटा किया और आज अचानक ही वो एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सख्त कदम उठाने होंगे, सभी को आज़ादी का आनंद होना चाहिए। और यहाँ पर हम आपको बाहर का दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर का दिखाने की। ये पुलिस लगातार यहाँ पर टहल दे रही है और गवर्नर इस वक्त यहाँ आने की कोशिश में हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो इलाका है, पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे आपको पता है कि हिंसा के बाद काफ़ी तनाव रहा था और अभी इंटरनेट भी यहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गवर्नर का आना इस इलाके में दर्शा रहा है कि कितना गंभीर मामला है। और ये इससे पहले भी हमने देखा था आसनसोल में, जब इस तरह की हिंसा हुई थी लगभग 4-5 साल पहले, उस वक्त भी गवर्नर वहां पहुंचे थे, स्थिति का जायजा लिया था। तो गवर्नर के आने से हो सकता है, उम्मीद है कि अब जो स्थितियां थी वो उस पर काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हुगली में हिंसा हुई थी और गवर्नर जो हैं वो अपना दौरा छोड़कर यहां पहुंचे हैं हुगली में जायजा लेने के लिए। उनके काफिले को हमने आपको दिखाया जो यहां पहुंचा है। गवर्नर ने कहा कि जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है उसका हम दौरा करने जा रहे हैं, साथ ही नजर बनाई हुई है, दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी वो कह रहे हैं जिसने भी दंगा फैलाया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उनका काफिला गवर्नर सीवी आनंद बोस जो अब हुगली में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो बंद हो जाए। वहां पर इस घटनास्थल का वो जायजा ले रहे हैं और उनका कार्यक्रम कहीं और था। लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चला, उसके बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और अब वो हुगली पहुंच गए हैं। अनुपम मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुपम, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल जो हैं वो पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है उनका दौरा कहीं और चल रहा था लेकिन उसको कैंसिल करने के बाद अपनी प्रायोरिटी जो है सीवी आनंद बोस ने वो हुगली को दी। अब जरा समझाइए आज तक के दर्शकों को कि उनके आने से कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि दंगाइयों पर कार्रवाई की जाएगी कठोर से कठोर। जी बिल्कुल शुभंकर, देखिए गवर्नर का जो रुख हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो बेहद ही सख्त रुख दिखाई पड़ रहा है। गवर्नर उत्तर बंगाल यानी दार्जिलिंग के दौरे पर थे, 6 तारीख को उनको वापस आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा छोटा किया, तुरंत यहाँ पहुंचे, एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घर राजभवन भी नहीं गए और सीधे यहाँ अभी रिसला जहां पर पिछले 2 दिनों से हिंसा हो रही है वहां पहुंच गए हैं। तमाम उनके आने से पुलिस की संख्या बढ़ गई है और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने 5 साल पहले भी देखा था कि जब आसनसोल में दंगा हुआ था, जब आसनसोल में हिंसा हुई थी, उस वक्त भी गवर्नर वहां पहुंचे थे और गवर्नर के पहुंचने के बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है लोगों में वो बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से होती है। तो गवर्नर का दौरा किसी भी हिंसाग्रस्त क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो हमें इस वक्त समझ में आ रहा है कि गवर्नर के इस दौरे के बाद जो लोगों का मनोबल है, जो खौफ है, जो आतंक है, उसमें बेहद कमी आएगी और
जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले इसका इतिहास भी रहा है कि गवर्नर के दौरों के बाद जो हिंसा भड़कती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये गंभीरता दिखाता है प्रशासन पुलिस की एक ओर से, एक गंभीरता दिखाता है किसी भी इस तरह की हिंसा को खत्म करने रोकने के प्रति। तो वही इस वक्त हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त हुगली में हूँ और रिसला में ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरी की पूरी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड उसे रोक दिया गया है क्योंकि गवर्नर भीतर गए हुए हैं और यहाँ पर अभी नॉर्मल किसी भी व्हीकल को नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है क्योंकि पूरा अभी गवर्नर का दौरा यहाँ पर भीतर में चल रहा है। अब अनुपम देखिए, गवर्नर वैसे तो संवैधानिक पद है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो कई बार सियासी बयानबाजियों का दौर गवर्नर को लेकर बहुत ज्यादा हो जाता है। पीछे जगदीप धनखड़ जी भी में आते हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी अब तक आरोप लगा रहे थे, लेकिन गवर्नर की मौजूदगी क्या यहां पर सियासी पारी को भी बढ़ा सकती है? जी देखिए, अगर हम पिछले 4 सालों का गवर्नर का स्टेंट इतिहास देखें पश्चिम बंगाल में, तो वो राज्य सरकार ममता सरकार के साथ काफी तनातनी भरा रहा, तनाव भरा रहा और लगातार आरोप प्रत्यारोप गवर्नर की ओर से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से, टीएमसी की ओर से लगते रहे। लेकिन जब से सीवी आनंद बोस राज्यपाल के तौर पर आए हैं, तब से जो तनातनी इससे पहले तक हम देख रहे थे राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में, वो बेहद कम हुई है और जो रिश्ते हैं काफी सुमधुर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा गवर्नर ममता बनर्जी के समारोह में शामिल हुए, ममता बनर्जी गवर्नर के समारोह में शामिल हुई, तो ये जो मधुरता रही, इससे आरोप प्रत्यारोप बहुत हद तक कम हो गए थे गवर्नर और ममता सरकार के बीच में। तो अचानक ये जो दौरा हुआ है, ये अब निर्भर कर रहा है कि राज्य सरकार इस दौरे को किस तौर पर ले रही है। क्योंकि हिंसा परसों रात हुई, उसके बाद कल भी रात में हिंसा हो गई। ऐसे में गवर्नर का आना राज्य सरकार के सोच पर निर्भर कर रहा है कि वो उसके रवैये, उसके रुख पर निर्भर कर रहा है कि वो इस दौरे को राजनीतिक दौरे के तौर पर ले रही है या फिर राज्यपाल ने जो दौरा किया है वो खुद से दौरा किया है, इस ओर वो ले रही है। तो ये पूरा का पूरा समूचा जो कॉन्फ्लिक्ट अगर पैदा भी होता है तो राज्य सरकार के रवैये, रुख और उसके अगर वो आरोप कोई लगाती है तो उस पर पैदा होगा। ठीक है, एक बार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर जो है वो इस वक्त यहां हम आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर जो है वो पहुंच चुके हैं और गवर्नर ने कहा है कि शांति जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई होगी। उनका दौरा कहीं और था, जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी, लेकिन जिस तरह से यहां पर हिंसा हुई उसके बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो है अपने पुराने दौरे को बीच में छोड़कर हुगली को प्राथमिकता देते हुए यहां पहुंचे ताकि शांति व्यवस्था का जायजा लिया जाए और शांति व्यवस्था बहाल की जाए। अनुपम मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, राज्यपाल की मौजूदगी है, अभी तो पुलिस प्रशासन यहां हमें नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले यहां पर क्या स्थिति थी? क्या तनाव जो है वो अभी भी यहां के वातावरण में बरकरार है? और यहां से राज्यपाल जब ये दौरा करेंगे तो आगे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? ज्यादा सख्ती, ज्यादा कार्रवाई, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी देखिए, आज सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, घूम रहे हैं, तो पुलिस की प्रेजेंस यहाँ पर हर तरफ ही दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी जो प्रेजेंस दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन उस वक्त भी प्रेजेंस दिखाई दे रही थी और जो ट्रैफिक है वो भी आज सुबह से नियमित रूप से चल रहा था। जो ई रिक्शा थे, जो साधारण बसेस थी, सभी कुछ यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा था। लोग भी बाहर निकल रहे थे, तो थोड़ा बहुत तनाव तो था, लेकिन जो आम जीवन है वो ढर्रे पर लौट रहा था। तो ऐसे में गवर्नर का दौरा और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है उसको और बढ़ाएगा। गवर्नर के दौरे के बाद लोगों में विश्वास पनपेगा। असल में ये पूरी तौर पर मानसिक एक वो भी है, क्योंकि अगर लोगों को लगे, महसूस हो कि हमारी सुरक्षा, समुचित उपाय का ध्यान पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है, किया जा रहा है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत तेजी से होती है। तो हो सकता है कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थोड़े समय लगता, उसको और ज्यादा तेजी से होने में अब समय नहीं लगेगा। जी, यहां पर जब वो पहुंचे हैं तो जरा बताइए हमें कि वहां पर क्या माहौल फिलहाल है, कितनी वहां पर सुरक्षा बल हैं जो तैनात किए गए हैं? क्योंकि अभी तो हमें छावनी नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर और कौन कौन से नेता है और धारा 144 क्या अभी भी लगी हुई है?
जी देखिए, धारा 144 रिसला में तो लगाई गई थी, अब श्रीरामपुर तक में लगा दी गई है, क्योंकि आज से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने कल ही घोषणा की थी कि वो श्रीरामपुर के बड़तल्ला में धरने पर बैठेंगे। और जब तक जो उनका कहना था कि कई ऐसे लोगों को, बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से, उनको जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो धरने पर बैठेंगे। लेकिन सुबह जो मंच बनाया गया था, धरना मंच, उसको पुलिस ने वहां से रिमूव कर दिया। यहां से जस्ट 3 किलोमीटर दूर है वो जगह, वहां से धरना मंच हटा दिया गया और पुलिस की ओर से वहां भी 144 धारा लागू कर दी गई। कहा गया कि इस धरने की यहां कोई अनुमति नहीं है। कल भी हमने देखा ठीक इसी जगह पर सुकांत मजूमदार ने लगभग 5 घंटे तक धरना दिया था। ये ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ये वही रास्ता है अभी जो आप देख रहे हैं, और ये हावड़ा और हुगली की लाइफलाइन कही जाती है। ये राज्यपाल यहाँ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आप अनुपम, एक बार हम सुनवाने की कोशिश करते हैं, अगर कैमरों के जरिए आवाज आ रही हो। जी अनुपम, यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जरा बताइए कौन कौन से अधिकारी हैं जो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जब राज्यपाल यहाँ पहुंचे हैं? जी देखिए, पुलिस कमिश्नर अमित जवालगी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी जूनियर ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एसीपी हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि ये हाई प्रोफाइल दौरा है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं चंदन नगर के, जिनके अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी की जो स्थिति है वो उसका पूरा का पूरा जायजा गवर्नर को पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो फिलहाल जो गवर्नर हैं वो पूरी की पूरी स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति कैसी है, क्यों ये तनाव पैदा हुआ या ये जो हिंसा पैदा हुई इसकी वजह क्या थी, ये भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको किस तरह से तुरंत खत्म किया जाए या ठंडा किया जाए, इसके भी उपाय वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बीजेपी के विधायक जो थे उन्हें भी इस घटनाक्रम में चोट आई थी, उन्होंने आज तक से बातचीत भी की थी, क्या उनसे भी मुलाकात या संवाद का कोई कार्यक्रम हो सकता है? जी देखिए, अभी तक इस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं है कि गवर्नर सीवी आनंद बोस जो घायल बीजेपी विधायक थे विमान घोष पुरसुरा के, उनसे वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से वो इस वक्त रिसला में नहीं है, वो उत्तरपाड़ा में एक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, वहां पर भर्ती हैं। तो लेकिन ये ऑन द वे पड़ता है, आते वक्त तो उन्होंने मुलाकात नहीं की है, लेकिन हो सकता है जाते वक्त वो मुलाकात कर भी सकते हैं, क्योंकि वो ऑन द वे है, इसी जीटी रोड पर वो अस्पताल है। लेकिन इसकी कोई जानकारी अभी तक गवर्नर हाउस की ओर से हमें नहीं दी गई है कि वो किसी घायल से या किसी से मुलाकात करेंगे या विमान घोष जो घायल हुए थे विधायक, उनसे मुलाकात करेंगे। जी, क्या मीडिया से संवाद का कोई कार्यक्रम हो सकता है? अगर कोई जानकारी ऐसी निकल कर आई हो या ऐसा माहौल आपको लग रहा हो कि कहीं अलग से बैरिकेड लगाया गया हो जहां मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं वो? ये देखिए, मीडिया उनके साथ ही है, अब ये उन पर निर्भर कर रहा है कि इस पूरे दौरे के बाद वो मीडिया से क्या बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उन्होंने मीडिया से बात की और चिंता जाहिर करते हुए कहा भी कि तुरंत कड़े कदम उठाकर स्थिति सामान्य करने की जरूरत है। तो अभी वो ग्राउंड जीरो पर हैं, खुद ही समझ रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या है। और ऐसे में इन सारी चीजों को समझने के बाद, क्योंकि इससे मैं आपको बताऊं कि जब हावड़ा में हिंसा हो रही थी 3 दिन पहले, तब भी एक बार एक चर्चा उठी थी जब वो उत्तर बंगाल जाने से पहले कि वो गवर्नर आ सकते हैं हावड़ा में भी। उस दौरान होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब गवर्नर से मिलने पहुंचे थे, उनको पूरी परिस्थिति से अवगत कराया गया था और उसके बाद गवर्नर वहां से निकल गए थे उत्तर बंगाल के लिए। लेकिन उसके बाद ही फिर हावड़ा में जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल होने लगी, अचानक से हुगली में परसों रात इस तरह की घटना हुई रामनवमी के प्रोसेशन के दौरान। उसके बाद कल भी जो स्टोन पेल्टिंग हुई, लगभग 3 घंटे तक जो ट्रेन की आवाजाही है वो बंद रही। तो ये गंभीर स्थिति बन गई थी, क्योंकि हजारों की संख्या में पैसेंजर्स फंस गए थे। किसी तरह ट्रेन को चालू किया गया, पैसेंजर्स जो हैरान परेशान थे वो अपने गंतव्य, अपने घरों तक पहुंच पाए थे। तो ऐसे में गवर्नर का यहां आना, इस पूरे इलाके में घूमना, जायजा लेना, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम राजनीतिक तौर पर भी अगर देखें वो भी महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक तौर पर अगर देखें तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जी, अब हमें जरा ये बताइए कि हिंसा की तस्वीर तो हमने दिखाई, आप हावड़ा हुगली दोनों की हम बात कर रहे हैं,
क्या कार्रवाई जो है वो उचित ढंग से की गई है? क्योंकि राज्यपाल जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि बहुत संतुष्ट नहीं है वो, जो अब तक यहां पर प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जी देखिए, हावड़ा में जिस दिन घटना हुई उस दिन लगभग 6:30-7 बजे के बाद घटना हुई। ये 30 तारीख को, रामनवमी के दिन 30 तारीख को घटना हुई। उसके बाद से पुलिस ने उसके बाद अगले दिन भी दोपहर में पथराव की घटना हुई। 2 दिन तक हावड़ा में भी घटना चली। उसके बाद से हावड़ा में परिस्थिति सामान्य होने लगी और अभी तक परिस्थिति सामान्य है। इस दौरान हावड़ा में पुलिस ने कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर और वहां पर भी एक धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन वहां पर इंटरनेट सस्पेंड नहीं किया गया था। अब हो सकता है कि इंटरनेट सस्पेंड किया गया होता तो उसके कुछ और अच्छे परिणाम देखने को मिलते, लेकिन वहां पर इंटरनेट सस्पेंड नहीं हुआ था। अब हुगली की अगर हम बात करें तो परसों रात अचानक यहां पर हुगली में जो घटना घटी उसके तुरंत बाद इंटरनेट सस्पेंड किया गया और अब तक लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है यहां सिर्फ और सिर्फ हुगली में। तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि माहौल को ठंडा रखा जाए, शांत रखा जाए, लेकिन अब चूंकि पूरा का पूरा मामला सियासी हो चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी है, टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं और इस सिलसिले में ये जो पूरा का पूरा मामला सियासी हो गया है, इससे भी इस मामले को ठंडा होने में फर्क हो रहा है। जी, अब आपने देखिए सियासत का जिक्र किया, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। राज्यपाल को लेकर टीएमसी बहुत ज्यादा सख्त रही है, बहुत विरोधाभास देखने को मिला है। हालांकि जो नए राज्यपाल हैं उनके साथ संबंध मधुर हैं, लेकिन क्या ये घटना हुगली की, हावड़ा की और ये दौरा, क्योंकि इस दौरे के बाद उनके स्टेटमेंट बहुत मायने रखेंगे, इस पर राजनीतिक नजर भी रखनी चाहिए? हिंदू राष्ट्र का भी ठोकर। जी बिल्कुल, और इस पूरे मसले का तो राजनीतिक पहलू है ही, क्योंकि राज्यपाल का ये दौरा भले ही संवैधानिक हो, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ओर से एक दबाव तो राज्यपाल पर रहा ही होगा कि वो घटनास्थल पर जाएं, दौरा करें, स्थिति परिस्थिति का जायजा लें, कड़े कदम उठाने के संकेत दें। ये एक, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने देखा था जगदीप धनखड़ गवर्नर थे, उस दौरान 4 साल का जो उनका कार्यकाल था उसमें वो कई बार दिल्ली जाते दिखाई दिए। जब भी बड़ी कोई घटना होती थी दिल्ली जाते थे, अमित शाह से मिलते थे, प्रधानमंत्री से भी कई बार मुलाकात करते थे और उसके बाद उनका रवैया थोड़ा बदला हुआ या थोड़ा टेढ़ा या थोड़ा सा सख्त दिखाई देता था। तो हमने देखा पिछले लगभग 1-1.5 महीने में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी कई बार दिल्ली गए और इस दौरान कई बार ये संकेत भी मिले और खास तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी की ओर से बीजेपी ने कुछ जो मामलों में अपनी नाराजगी भी जाहिर की कि गवर्नर क्यों ममता सरकार के साथ इतने मधुर संबंध रख रहे हैं। खास तौर पर जब अभ्यास वाला कार्यक्रम हुआ था, जहां पर हाथे खोड़ी बोलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई थी और उस कार्यक्रम का बीजेपी ने विरोध किया, बॉयकॉट किया। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हुए जहां बीजेपी के नेता और विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कोई भी विधायक नहीं पहुंचा और खास तौर पर साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की गवर्नर के प्रति। गवर्नर जब राजभवन आए थे पिछली बार, गवर्नर स्पीच असेंबली में जब गवर्नर की स्पीच उन्होंने दी थी, एड्रेस किया था जब, उस दौरान भी बीजेपी काफी नाखुश दिखी, क्योंकि गवर्नर का जो अभिभाषण था उस अभिभाषण को राज्य सरकार द्वारा लिखा जाता है और जबकि जब जगदीप धनखड़ थे उन्होंने उस तरह जिस तरह से राज्य सरकार ने अभिभाषण लिखा था उसको उस तरह से नहीं पढ़ा था, जबकि यहां पर सीवी आनंद बोस ने उस अभिभाषण को पूरी की पूरे तौर पर पढ़ा। ऐसे में बीजेपी काफी खफा हुई, उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं गवर्नर को। तो ये एक जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की, उससे केंद्र सरकार को बार बार शिकायत भी की गई गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ, अप्रत्यक्ष रूप से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। तो एक केंद्र सरकार की ओर से भी अनुपम, देखिए अनुपम, आपने खुद इसका जिक्र किया कि कार्रवाई की बात जो है वो यहाँ पर अलग अलग मामलों में इन्फ्लुएंस करने की बात आ रही है। आपने अभी कहा कि टीएमसी की तरफ से इन्फ्लुएंस का आरोप बीजेपी ने लगाया। गवर्नर ने आने से पहले कहा था सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल अधिकारियों से बात कर रहे हैं, छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या कोई कठोर कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी ये तो निर्भर कर रहा है गवर्नर किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं या उनको किस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं पूरा का पूरा मामला, पूरे की पूरी परिस्थिति बता रहे हैं और गवर्नर उसको किस तरीके से समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। फिलहाल थोड़ी देर में मालूम चलेगा।